Hi students, welcome back to our YouTube channel High Marks Academy. I am Kirti Mehndiratta and in this lecture we will start a topic from class 10 that is life processes. तो अब जो हमारी लेक्चर सीरीज आएंगी वो आएंगी लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में से। और जब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की तो चैप्टर के नाम में क्या है कि व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस, मतलब कि ये कोई ऐसा प्रोसेस होता होगा जो कि ये कंफर्म करे कि लाइफ एग्जिस्ट कर रही है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है। इनफैक्ट ये लाइफ प्रोसेसेस वो ही प्रोसेसेस होते हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस मतलब हम उन प्रोसेसेस उन मेथड्स को या हम बोले उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को स्टडी करेंगे जो कि किसी लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम बात करें लिविंग बीइंग की तो हमारा इस चैप्टर के अंदर यूजुअली फोकस रहेगा प्लांट्स एनिमल्स, बट बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस ऐसा भी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो इन सिंपल वर्ड लाइफ प्रोसेसेस वो सारे प्रोसेस हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में या उसके मेंटेनेंस में या उसके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंपल है, फॉर एग्जांपल हमने क्या अभी डिस्कस किया कि लाइफ प्रोसेसेस वो वाले प्रोसेसेस हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी लाइफ के सर्वाइवल में मेंटेनेंस में इन चीज़ों में हेल्प कर देते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्युलर, ठीक है, यूनिसेल्युलर कोई ऑर्गेनिज्म है, उससे फिर हम आ जाते हैं मल्टी सेल्युलर पे। अब मल्टी सेल्युलर में मोस्टली हमने 9th में पढ़ा था कि क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, है ना। तो प्लांट्स एनिमल्स अगर हम अभी बात करें यूनिसेल्युलर की और मल्टी सेल्युलर की तो यूनिसेल्युलर में लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं क्योंकि ये तो एक ही सेल का बना हुआ है, तो सिंपल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, होते हैं पर सिंपल टाइप के होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है, एक्सटेंसिव प्रोसेस नहीं होता उसमें। मल्टी सेल्युलर में थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और इंटरकनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेटेड, दैट इज अ बेटर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होंगे और थोड़े कोऑर्डिनेटेड होंगे, मतलब एक मैकेनिज्म दूसरे मैकेनिज्म से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होगा। ठीक बात है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि किसी लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाते हैं। अब जब बात आती है लाइफ प्रोसेसेस की तो हमें ये डिटरमाइन करना कि कोई चीज़ लिविंग है या कोई चीज़ नॉन लिविंग है ये हम कैसे बता सकते हैं। ह्यूमंस में या प्लांट्स में हमें ये इजीली पता लग जाता है क्योंकि हमारे लिए जो ग्रोथ होती है ह्यूमंस की और प्लांट्स की जो होती है वो हमें विजिबल होती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ आपको विजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई या कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अगर मल्टी भी है पर माइक्रोस्कोपिक है तो वो अगर ग्रो कर रहा है दैट मीन्स वो लिविंग है, लाइफ प्रोसेसेस कर रहा है, लिविंग है। पर जस्ट बिकॉज हमें नहीं दिख रहा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। तो कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है ये हम सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो हमें विजिबल है कि नहीं विजिबल है। सो वी कांट यूज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग कि कोई ऑर्गेनिज्म विजिबल है या नहीं है। विजिबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग, इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं कि हम विजिबिलिटी के बेसिस पे नहीं बता सकते कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर हमें विजिबल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ प्लांट एनिमल्स जो है वही जो है लिविंग है। माइक्रोब है या फिर कोई अगर अमीबा भी है, हमने पढ़ा था कि अमीबा भी अपना फूड ले लेता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, फूड वेसाइकल अंदर बना लेता है, तो ये लिविंग है तभी तो ये न्यूट्रिशन ले पा रहा है, तभी तो ये अपने अंदर और बाहर गैस को एक्सचेंज कर पा रहा है। तो जस्ट बिकॉज हमें विजिबल नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन लिविंग है। सो सिंपल विजिबिलिटी कैन नॉट बी यूज्ड एज द क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग एनी ऑर्गेनिज्म टू बी लिविंग और नॉन लिविंग। सिमिलरली अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स क्या है, स्टैटिक है, एक जगह पे है, स्टेशनरी है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स मोबाइल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं। तो क्या हम इस क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं ये बोलने के लिए कि जस्ट बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मूव या प्लांट स्टैटिक है तो वो कैसे है, नॉन लिविंग है? ऐसा नहीं हो सकता। तो मोबिलिटी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग। तो मोबिलिटी या मूवमेंट को हम नहीं बोल सकते ये डिसाइड करने के लिए कि भाई अगर मूवमेंट है
तो ही वो लिविंग है, मूवमेंट नहीं है तो नॉन लिविंग है, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। तो फिर कौन से प्रोसेसेस हैं जो एक्चुअली में डिटरमाइन करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है? पहले हम टेक्स्ट रीड कर लेंगे। मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। दैट मीन्स जब हम बैठे हैं, है ना, वी आर सिंपली रिलैक्सिंग, वी आर चिलिंग, हमें आसपास कोई बहुत ज़्यादा स्टिमुलस नहीं है, हम इजीली रिलैक्स कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी हमारी बॉडी के मैकेनिज्म्स चलते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो कम हो जाए या हमारा हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर दे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो रिलैक्स स्टेट के अंदर भी आपको बिना एफर्ट करे आपकी बॉडी के फंक्शंस इजीली और स्मूथली परफॉर्म हो सके, इसके लिए हमें लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है। The process which together perform this maintenance job are called as life processes. अब कौन से होते हैं 4 प्रोसेसेस एक्चुअली हमें जो पढ़ने हैं चैप्टर में, वो रहेंगे ये पहला हो जाता है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा रहेगा एक्सक्रीशन। हमें ये चारों ही टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर डिटेल में कवर करने हैं। आज के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, बट स्टिल हम एक बार ओवरव्यू ले लेंगे कि जो चारों प्रोसेस हैं लाइफ प्रोसेस वो किस बारे में डील करते हैं, क्या उनका काम है। ठीक है, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। देखो न्यूट्रिशन जो वर्ड है ना, इसके अंदर एक न्यूट्रिएंट वर्ड छुपा हुआ है। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करना, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज न्यूट्रिशन। मतलब कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो न्यूट्रिशन बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये होता है न्यूट्रिशन। मतलब हमें न्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत है जो कि हम मोस्टली फूड मटेरियल के फॉर्म में लेते हैं ताकि क्या हो सके, बॉडी की ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यूजुअली जब हम पढ़ते आए अभी तक की क्लासेस के अंदर, हम रेस्पिरेशन में ये पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये समझ के चलते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक तरह से जिसमें ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। बट अब से हमें यह ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन सिर्फ इसी चीज से मिलकर नहीं बना हुआ है। रेस्पिरेशन के अंदर ऑफ कोर्स इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली मल्टी स्टेप का प्रोसेस है ना। उसके अंदर से एक स्टेप हम बोल लेते हैं कौन सा है, ब्रीदिंग है, बट एक ही स्टेप का तो पूरा प्रोसेस नहीं हो सकता, काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जैसे हम हायर क्लास में पढ़ रहे हैं हम ये जानेंगे रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग का नाम नहीं है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन अब हमें जो ध्यान रखना है वो होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल का ब्रेकडाउन टू प्रोवाइड सिंपलर सब्सटेंसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी के लिए हम लिख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन बहुत सारे स्टेप्स का प्रोसेस है, 4-5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ब्रीदिंग। अल्टीमेट जो स्टेप होता है ना रेस्पिरेशन का, वो होता है एनर्जी जनरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन। तो रेस्पिरेशन को अब हम क्या समझेंगे, रेस्पायरेशन मतलब एनर्जी का सिंथेसिस, एनर्जी का प्रोडक्शन। तो हमने न्यूट्रिशन लिया, खाना खाया, एनर्जी प्रोड्यूस करी। ठीक है, अब उस एनर्जी को या उस डाइजेस्टेड फूड को, जिस कॉम्प्लेक्स को हमने स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक किया है, उसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चालू हो जाता है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट दी, ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट दी, वी कैन से सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जरूरी नहीं है न्यूट्रिएंट्स ही हो, ब्लड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। एक्चुअल में न्यूट्रिएंट खुद कैसे जाएगा, ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें डिसॉल्व होके जाता है, जो हम पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स लिख लेते हैं या फिर हम ब्लड लिख लेते हैं, अभी एक ही बात है क्योंकि ब्लड में से ही न्यूट्रिएंट्स आता है। एक्सक्रीशन है मतलब वेस्ट मैटर का रिमूवल, जिसको हम डेफिकेशन भी कहते हैं। तो एक्सक्रीशन में जितना खाना हमने लिया जो कि वेस्ट निकला है उसमें से उसको एक्सक्रीट बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब ये चारों स्टेप सीक्वेंस में होते हैं। देखिए कैसे, न्यूट्रिशन का मतलब है खाने को कंज्यूम करना, न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करना, जो कि बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सक्यूज मी, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उस कंज्यूम किए हुए खाने को हम ब्रेक डाउन करते हैं ताकि एनर्जी मिले। ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर टेकिंग द फूड इन टू प्रोड्यूस एनर्जी सो दैट वी कैन बी एनर्जेटिक।
ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में और एनर्जी का जनरेशन होता है। थर्ड स्टेप होता है ट्रांसपोर्टेशन, कि उस न्यूट्रिएंट का ब्लड के अंदर मिक्स होकर पूरी बॉडी में सप्लाई हो, जिसके अंदर अभी हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि कैसे हार्ट जो है वो इसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। एक्सक्रीशन, अब जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के पास जा चुके हैं उसके अंदर से जो वेस्ट है, बॉडी के काम का नहीं है या फिर बॉडी के पास बहुत ज्यादा है, उसको रिमूव आउट कर दिया जाता है, जो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में। तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर ये 4 प्रोसेस कर रहा है देन वी विल कॉल इट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक्चुअली में जो हमें ध्यान रखने वाली बात वो ये है, पहली बात तो कि ये जो सारे ही प्रोसेसेस हैं, सारे ही प्रोसेसेस एक्चुअली में मोर और लेस बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। ये सारी ही बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। व्हाई आई एम सेइंग बायोकेमिकल, बायो मींस लिविंग, है ना। तो लिविंग सिस्टम के अंदर चल रही है। तो बायो लिविंग मतलब है लिविंग सिस्टम में, केमिकल मतलब जहां पर किसी केमिकल का फॉर्मेशन है या फिर कोई एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन है मतलब कि कोई लिविंग सिस्टम के अंदर चलने वाली रिएक्शन है, इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शन है। एंड ऑल ऑफ दीज 4 आर नथिंग बट बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्योंकि इसके अंदर खाना बन रहा है तो रिएक्शन है, खाना टूट रहा है तो रिएक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो रिएक्शन है, एक्सक्रीशन हो रहा है तो रिएक्शन है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज, एक पॉइंट और हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो कि है ये चाहे कोई भी प्रोसेस हो, न्यूट्रिशन हो, उसके सिवा रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर एक्सक्रीशन हो, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो होता ही है। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया लिविंग है, ठीक है, उसके बाद प्लांट है, कोई एनिमल है। तो अगर हम देखें तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे एनिमल्स की मतलब बढ़ रही है ना। बैक्टीरिया कितना सिंपल सा होता है, यूनिसेल्युलर होता है, एक ही सेल का बना है। प्लांट्स मल्टीसेल्युलर है बट प्लांट्स इतने डेवलप्ड नहीं है जितने ह्यूमंस है, यानी ना ही प्लांट मोबाइल है, ना ही प्लांट्स के पास वेल डेवलप्ड जो हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम है, उनके पास ना ही कोई ब्रेन है, ना ही इंटेलेक्ट है, एनिमल्स के पास है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वी आर सीइंग कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये चारों प्रोसेस लिविंग है तो चलेंगे तो सब में, बट इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट, हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो वैसे वैसे ही इन लाइफ प्रोसेसेस की भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, लाइफ प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। सिंपल सा फंडा है ये हमें ध्यान रखना है ताकि हमें पता रहे कि हो सब में रहे हैं, पर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है लाइफ प्रोसेस की भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब पहला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर मैंने क्या बताया था कि न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ न्यूट्रिशन से हमें याद रखना है, न्यूट्रिशन से क्या कंज्यूम किया जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम किए जा रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, फूड से मिलेंगे। और फूड में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो ये सब क्या है, एक तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सब हमारी बॉडी में कंज्यूम किए जाते हैं और अल्टीमेटली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यही हम पढ़ते आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हमारा पहला पार्ट रहेगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम करते हैं। व्हेन आई एम सेइंग हम, दैट मींस मैं सभी की बात कर रही हूँ, प्लांट मल्टी एनिमल्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन लेंगे फूड से, फूड में ये सारी चीजें होती हैं। बट मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो ऑर्गेनिजम्स के तरीके बदल जाएंगे लाइफ प्रोसेस करने के। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया की बात करें तो फूड सिंपल ले सकता है, एनगल्फ कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। या फिर अगर कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो फिर वो अपना फूड खुद बना लेगा फोटोसिंथेसिस से। प्लांट है तो वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाएगा, बट उसको बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सॉइल से लेगा, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में है, उनको अपटेक किया जाता है। वाटर जो है उसको अपटेक किया जाता है सॉइल से, ठीक है। तो जो प्लांट अपने न्यूट्रिएंट ले रहा है वो कैसे ले रहा है, सॉइल से एब्जॉर्ब करके ले रहा है ना। मैन्योर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उससे ले रहा है।
और ह्यूमंस कैसे ले रहे हैं अपने न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो प्लांट बेस्ड सोर्स हो या फिर एनिमल बेस्ड सोर्स हो, वहां से न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट है। अभी के लिए आई एम इरेजिंग दिस ताकि हम न्यूट्रिशन के बाकी वाले जो टाइप्स है उस पर फोकस कर सकें। और ये हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब ही होता है, देखो, सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब ये अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, ठीक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वी कैन राइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें ये पता लग गया न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर कौन से होते हैं, मोड्स ये रहे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद का खाना खुद बना रहा है, क्योंकि नाम में ही आ रहा है सेल्फ, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर दोज परफॉर्म्ड बाय दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी खुद का खाना खुद बना सकते हैं। सो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, पहली बात तो ये। दूसरा, क्योंकि ये खुद का खाना खुद बना रहे होते हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी इनको खुद ही चाहिए, इनको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, कुछ और भी हो, तो इनके पास उसका अरेंजमेंट खुद होना चाहिए, बिकॉज दे आर द फूड मेकर्स, ठीक बात है। तो पहला पॉइंट है दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दूसरा है दे रिक्वायर इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक मीन्स बहुत सिंपल जो न्यूट्रिएंट्स है ना, या सिंपल जो कंपाउंड्स है उनका चाहिए, ताकि उसको ये अक्यूमुलेट करके फूड अपना खुद सिंथेसाइज कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आते हैं प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। तो प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। प्लांट्स के अंदर जिस मैकेनिज्म से फूड प्रिपेयर होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, उसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस, जो अभी के लेक्चर में हम अभी डिस्कस करेंगे। प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है। क्योंकि वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है तो वो क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है तो वो अपने नोट्स क्लास में खुद बना सकता है रियल टाइम में। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट है, नेक्स्ट डे आता है, तो उसको पिछले नोट्स के लिए अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से नोट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। सेम यही मैकेनिज्म है। अगर ऑटोट्रॉफ है तो खुद का काम खुद कर लेगा, अगर हेटेरोट्रॉफ है तो उस केस के अंदर खुद का काम खुद नहीं कर पाएगा, किसी और पे डिपेंडेंट रहेगा। दैट इज व्हाई दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्योंकि खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं तो ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं खाना प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को यूज करते हैं एज अ फूड सोर्स विच इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज कर रहे हैं, सिंपल होते हैं, जो उससे खाना कंबाइन करके फॉर्म करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को यूज कर रहे हैं, उसको अपनी बॉडी में तोड़ते हैं, तो उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड सोर्स को लेके स्मॉलर पार्ट्स में, सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके फिर एनर्जी जनरेशन करते हैं, जैसे एनिमल्स एंड फंजाई। ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे एनिमल्स है तो हमें क्या है ना कि प्रॉपर्ली कुक्ड मील चाहिए। हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को ऐसा कच्चा नहीं चबा रहे हैं, पोटेशियम को नहीं चबा रहे हैं ना, तो उसके अगर मल्टीविटामिन ले रहे हैं दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट मोस्टली अगर हम फूड सोर्स पे डिपेंडेंट है विटामिन मिनरल्स के लिए, उस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं या फिर कोई एनिमल बेस्ड सोर्स एज अ फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो फूड है वो काफी कॉम्प्लेक्स इन नेचर है ऑलरेडी, उसको हम कुक भी कर रहे हैं। तो उन सब से अगर हमको न्यूट्रिशन चाहिए तो हम उससे खाए हुए फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, जिसका ब्रेक डाउन माउथ से ही चालू हो जाता है, वो भी हमें आगे पढ़ना है अभी। अब हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को एक बार ब्रीफ में लेंगे और हम फोटोसिंथेसिस पढ़े उससे पहले हम एक बार पिछली बार आगे वाली स्लाइड पढ़ लेंगे ताकि हमें क्या हो, इजी रहे समझने में। देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरह का मैकेनिज्म है जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी रिएक्शन भी हमें याद होनी चाहिए कैसे भी। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये लगभग फोटोसिंथेसिस को सम अप कर देते हैं कि कैसे होती है, ठीक है।
जब हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो उसी का पार्ट है ये। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो खाना खुद बना रहे हैं ना ऑर्गेनिजम्स, उसमें प्लांट्स जिस प्रोसेस से बना रहे हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं। इस स्लाइड पे हम बाद में आएंगे, एक बार हम फोटोसिंथेसिस पढ़ लेंगे तब हमें स्लाइड काफी इजी लगेगी। तो पहले हम फोटोसिंथेसिस कवर करेंगे कि क्या होती है। देखो, जो बातें आपको नाम से याद हो जाती हैं वो आपके लिए इजी है आंसर लिखने में, कॉन्सेप्ट समझने में। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो जहां भी हम वर्ड पढ़ते हैं ना, इसका मतलब होता है लाइट, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ प्रोड्यूस करना, और वो कुछ चीज क्या है, फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, इतना हमें ध्यान रखना है। नाम से हमको समझ में आ रहा है, फोटो ही थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, जस्ट राइट इट अगेन कि फोटोसिंथेसिस में क्या है, लाइट है और किसी चीज का प्रोडक्शन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ दो बेसिक चीजें ध्यान रखेंगे कि क्या होती है वो। सिंथेसिस मींस प्रोडक्शन होता है। भाई किसी भी चीज को प्रोडक्शन करना है, प्रोड्यूस करना है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, उसके लिए बेसिक सब्सटेंसेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर में भी कुकिंग करते हैं तो वी नीड सम रॉ मटेरियल्स। हमें पैन चाहिए, स्टोव चाहिए, ऑयल चाहिए, वी नीड ऑल द स्पाइसेस, फिर हमें जो भी वेजिटेबल है वो चाहिए या कोई और चीज है वो सब चाहिए होता है, ठीक है। सिमिलरली जब फोटोसिंथेसिस होगा ना, तो भी हमें कई चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आई मीन प्लांट्स को होती है। अब देखो वो क्या रिक्वायरमेंट्स है, हम एक बार लिख लेंगे कि प्लांट्स को क्या रॉ मटेरियल चाहिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, मटेरियल्स रिक्वायर्ड कि क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं। पहली बात तो प्लांट को, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए, और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट खुद का खाना खुद बना पाता है, ठीक है। फिर हमें सनलाइट चाहिए, फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हमें वाटर चाहिए। तो ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसकी प्रेजेंस में कोई ऑर्गेनिज्म इन सबको सम टोटल करके फूड बना लेता है, जो कि होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट्स जो जनरली बनाते हैं वो होता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला भी हम लिख लेंगे C6H12O6, ठीक है। तो यहां तक हमें पता होना चाहिए बेसिक चीजें कि फोटोसिंथेसिस क्या है, क्या मटेरियल चाहिए। अब हम इसको पढ़ सकते हैं इजीली। क्लोरोफिल चाहिए, ये वो पिगमेंट है जो हम पढ़ चुके हैं 9th में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ग्रीन कलर का होता है, लीव्स में होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टेम में भी होता है थोड़ा बहुत। सनलाइट चाहिए विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का ही तो फॉर्म है ये। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को, जो कहां से ले लेता है, एटमॉस्फेयर से ले लेता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, काम की हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस में। और वाटर चाहिए, वाटर कहां से ले लेगा, सॉइल में, भाई पौधों को पानी तो सॉइल में ही दिया जा रहा है, वहां से अपटेक कर लेता है। अल्टीमेटली क्या रिजल्ट बनाता है, रिजल्ट देखो इसका, मेन रिजल्ट ही, यानी जो मेन प्रोडक्ट चाहिए हमको क्या है, फूड है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, प्लांट कौन सा बनाते हैं, ग्लूकोज, फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब हम चलेंगे रिएक्शन पे, देखेंगे रिएक्शन कैसी होती है। तो उसके लिए हम जस्ट इरेजिंग ऑल दिस। ये जो पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले हमें रिएक्शन समझनी है इसकी कि रिएक्शन क्या है। देखो, एक बार हमें मटेरियल समझ में आ गया, हमारे लिए इजी होगा पढ़ने में। पहले यूज की गई है प्लांट्स ने, एक बार अगर हम बैलेंसिंग को छोड़ देते और बाकी रिएक्शन पढ़ने की कोशिश करते तो देखते क्या क्या होता है। पहले प्लांट ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम किया, ठीक है। कैसे लिया वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ हमें यह ध्यान रखना है कि प्लांट की जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको उन्होंने एटमॉस्फेयर से ले लिया, छांट लिया बाकी सारी गैसेस में से, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, पानी भी ले लिया सॉइल से, वाटर ले लिया H2O, ठीक है। अब सन से एनर्जी आ रही है, सनलाइट है ये, वो भी आ गई भाई रिएक्शन में। क्लोरोफिल पिगमेंट है जो इसके क्लोरोप्लास्ट में है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, सेल में है। तो सारी चीजें जो प्रिपरेशन के लिए चाहिए, इस खाना बनाने के लिए चाहिए, वो अब हमारे पास रेडी है। क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल,
ठीक है, तो अब हमारे पास रॉ मटेरियल सारे तैयार है। नाउ वी कैन स्टार्ट द कुकिंग प्रोसेस। ये सब कंबाइन होके, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अभी हमें उसमें नहीं जाना, ये सब कंबाइन होके बना देते हैं ग्लूकोज। देखो शुगर लिखा है, शुगर कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है, ये बना लेते हैं ग्लूकोज। ठीक है, शुगर को भले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, शुगर और कुछ नहीं है। शुगर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम स्मॉल यूनिट को शुगर बोल देते हैं। शुगर बोल लो, कार्बोहाइड्रेट बोल लो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा वाला है? ग्लूकोज वाला है। क्या मॉलिक्यूल बताया था मैंने फॉर्मूला? C6H12O6, तो वही लिखा हुआ है C6H12O6। ठीक है, अब जो बाकी के बनते हैं ना, ये बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। मेन प्रोडक्ट जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट था खाना, वो ये था जो बन चुका है। ये जो साथ में बन जाते हैं इनको बोला जाता है बाय प्रोडक्ट, मतलब काम की नहीं है, रिएक्शन के साथ में बन गए अभी, बाय प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स क्या है? देखो पानी है एक तो, जो कि सेल प्लांट अपने काम में इस्तेमाल कर लेगा। O2 होती है गैस, तो गैस तो रिलीज हो जाती है। जब भी ये वाला एरो आ जाता है ना आप ऐसा, इसका मतलब रिलीज हो जाना। ये जो अपवर्ड एरो है गैस के रिलीज को बताता है कि प्लांट इसको रिलीज कर देता है। अब ये बात हमें समझ में आ गई तो हम आगे पढ़ सकते हैं। रिएक्शन तो हमें क्लियर है, अब हम रिएक्शन के स्टेप्स पढ़ेंगे कैसे होता है। ठीक है, एक बात जो ध्यान रखनी है आपको, वो यहाँ से हमने क्या बचपन में हम पढ़ते हैं ना कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो वो इसी रिएक्शन से हमें क्लियर हो सकता है। कैसे? अब हम उस बात को प्रूव कर रहे हैं। देखो, प्लांट ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड उठा ली, जितना पोल्यूशन था कार्बन डाइऑक्साइड से, जितना तो नहीं बोलेंगे, काफी सारा ले लिया। इनफैक्ट हम लोग जो रिलीज कर रहे हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले रहा है, किसी इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है वहां पे भी ले रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपने अंदर लेता जाता है। उसके लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड खाने का सोर्स है, तो वो तो सारा एब्जॉर्ब करेगा आसपास से। ले ली भाई, एब्जॉर्ब कर ली। और हमारे लिए जो सोर्स अच्छा गैस का है, ऑक्सीजन, उसको रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में। तो जितना ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही ऑक्सीजन निकालता जा रहा है। इनफैक्ट मोर ही निकालता है, ज्यादा ही निकालता है। बट कहने का मतलब ये अभी इस लेवल पे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है। एरो बाहर निकला है मतलब छोड़ रहा है, मतलब हमारे काम आ रही है वो। तो कितना बेनिफिशियल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, खुद का खाना भी बना रहा है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेके बना रहा है, और हमारे लिए गैस भी दे रहा है, ऑक्सीजन से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्लियर हो गया। अब हम इसके स्टेप्स को एक बार पढ़ते हैं कि क्या होता है, कैसे मैकेनिज्म कैसा होता है इसका। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। देखो टोटल प्रोसेस 3 स्टेप्स का है जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होता है, देखो कोई लीफ है, तो लीफ में सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स ऐसे दबे हुए हैं यहाँ पे एक दूसरे के पास। एक सेल को निकाल लेती हूँ मैं, उस सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, 2 मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इस क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पे यहाँ पर क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। होते तो कोई एक्चुअल में और है, अभी हमें यही जानना है, यही होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसकी मेम्ब्रेन पे क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ये क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही लाइट पड़ती है, सन की लाइट पड़ रही है, सन की लाइट येलो से दिखा देते हैं, सनलाइट पड़ रही है, सेल्स पे आई, लीफ के सेल्स के अंदर आई, तो मतलब अंदर ऑर्गेनल्स पे गई। इस क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले क्लोरोफिल ने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इतना ही होता है पहले स्टेप के अंदर कि लाइट आई लीफ के सरफेस पे। लीफ किससे बनी है? सेल से बनी है। सेल के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोफिल है। तो इस पाए जाने वाले क्लोरोफिल ने, मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले क्लोरोफिल ने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब ये रेडी हो जाता है खाना बनाने के लिए। लाइट एब्जॉर्प्शन जैसे ही होगा, अब खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने गैस ऑन कर दी, पैन रख दिया, ऑयल डाल दिया, अब आपका प्रोसेस स्टार्ट है खाने को कुक करने के लिए। जैसे वो ऑयल पक गया, खाना बनाने के लिए अब तैयार है। तो वैसा ही होता है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, अब ये रेडी है खाना बनाने के लिए। तो पहला स्टेप क्लियर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब देखें दूसरे स्टेप में क्या करता है ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अब ये जो इसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी है ना, ये कैसी है? लाइट एनर्जी। सनलाइट तो लाइट एनर्जी दे रही है। इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। किस में बदल देता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पहली बात तो ये केमिकल्स के फॉर्म में बदल देता है उसको। कैसे बदलता है अभी हम देखेंगे भी सही। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है हाइड्रोजन में।
और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, ये होता है सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप तो ये रहा भाई, लाइट ली, क्लोरोफिल एक्साइट हुआ, मतलब रेडी हो गया, तैयार हो गया खाना बनाने के लिए। दूसरे स्टेप में जो लाइट एनर्जी ली थी उसको अब ले लेता है कन्वर्जन करने में केमिकल एनर्जी में, मतलब कुछ कंपाउंड्स बनाएगा, कुछ कंपाउंड्स तोड़ेगा, यही तो है केमिकल का काम। तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, साथ ही साथ वाटर का ब्रेक डाउन कर देता है, जिसको हम बोल देते हैं किस नाम से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या फिर बोल देते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये हमें ध्यान रखना है। फोटो मींस लाइट है, जैसा मैंने अभी बताया, फोटो मींस लाइट है, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। तो वाटर का ब्रेक डाउन हो गया लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, वाटर का ब्रेक डाउन हो गया। तो ये प्रोसेस भी हमें क्लियर है। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात भी हमें क्लियर है। ये जो स्टेप होता है, लिखना चाहे तो हम ये मतलब समझना चाहते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन होती है रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन होती है, इसके अंदर वाटर ब्रेक हो रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम इतना इस रिएक्शन से भी समझते हैं कि कैसे हो रहा है। ये पहले हम इसको कवर करते हैं, फिर हम रिएक्शन से समझेंगे कैसे हो रहा है। तो 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए कैसे कैसे काम कर रहा है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से ली थी उसको रिड्यूस करके, रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, बस इतना सा ही प्रोसेस है। पहले पॉइंट में तो एनर्जी ली, एक्साइट हो गया, रेडी हो गया। दूसरे पॉइंट में उस लाइट एनर्जी को केमिकल में बदला, केमिकल से वाटर का ब्रेक डाउन कर दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। हमने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोला उस रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला। फाइनली क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं इसको इस रिएक्शन से एक बार फिर से समझेंगे हम रिएक्शन के थ्रू कैसे हो रहा है। देखिए, सबसे पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल। ठीक है, ये आई सन की एनर्जी, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी। ठीक है, सन की एनर्जी ये रही, क्लोरोफिल भैया जी रेडी हो गए यहाँ पे काम करने के लिए कि हम तो खाना बनाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जैसे ही इन्होंने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन, किसी का ब्रेकडाउन। तो वाटर को स्प्लिट कर देते हैं। देखो, ये वाटर को तोड़ देते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये वाला जो वाटर होता है ना, ये एक्चुअल में टूट जाता है। ये जो वाटर है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और वो जो ऑक्सीजन है ना वो गैस के फॉर्म में रिलीज भी हो गई है। ये स्टेप यहाँ पे खत्म। ठीक है, तीसरे पॉइंट में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में वो क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को, ये बचे हुए हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड पे इधर से चिपका के कार्बन पे कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, शुगर बना रहा है। तो 3 स्टेप्स भी खत्म हो गए। ठीक है, पहले एक्साइटेशन हुआ, क्लोरोफिल रेडी हो गया, रेडी होते ही इसने वाटर को तोड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में, जिससे अब हम ब्रीदिंग कर सकते हैं। बचे हुए हाइड्रोजन को क्या करता है, ये ऑक्सीजन को हटवा देता है। ऑक्सीजन को बोलता है यू शुड लीव नाउ एंड आई विल ऐड माई हाइड्रोजन, नाउ दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये क्या बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। दैट इज द सिंपल प्रोसेस। अब अगर हम इस स्लाइड पे चलेंगे तो हमें सब कुछ क्लियर है। अच्छा, एक बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जो ग्लूकोज बन गया है ना, अगर ये ग्लूकोज जो है प्लांट्स के अंदर बहुत सारा बन जाता है ना, तो प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज बहुत सारे अमाउंट में बन जाता है। इतना सारा हमें एक साथ रिक्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये स्टोरेज है। एक्स्ट्रा बन गया तो क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। स्टोरेज फूड मटेरियल, जैसे कि हमारे घर में अगर कोई एक्स्ट्रा खाना बन जाता है तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, नेक्स्ट डे यूज कर लेते हैं। ठीक है, वैसा सही है। प्लांट्स में अगर एक्स्ट्रा खाना बन गया है तो उसको वो स्टार्च के फॉर्म में रख देगा, जो और कुछ नहीं है। सिंपल शब्दों में कहें तो क्या है, जो ग्लूकोज है उसकी मोतियों की माला है। जैसे ग्लूकोज ये है, एक ग्लूकोज ये इसको जोड़ देगा, ऐसा बड़ा सा फॉर्म है स्टार्च। ठीक है, तो उसको स्टोरिंग करता जाएगा। एनिमल्स में ध्यान रखना है कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। इतना ही ध्यान रखना है इस लेवल पे हमें। प्लांट्स में स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, कहाँ होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है अमाइलोप्लास्ट में। एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लीवर में हो सकता है, मसल्स में हो सकता है। बस
अब ये टेक्स्ट हमारे लिए काफी इजी रहेगा पढ़ने में। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। दिस मटेरियल इज टेकन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो भी हमने पढ़ा, एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस रिएक्शन को वर्ड्स में लिखा गया हुआ पॉइंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स, ये भी हमने पढ़ लिया। ये देखो वही पॉइंट मैंने भी बताया, द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स टू बी यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लीवर मसल्स में। चलो ये हो गया। अब हमें जानना है स्टोमेटल पोर क्या होता है। देखो हमने पढ़ा, मैंने बताया था अभी जब हम ये स्लाइड पढ़ रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, मैं बाद में बताऊंगी। अब मैं बताऊंगी कैसे लेता है। वाटर तो देखो सॉइल से ले लेता है, अपटेक करता है, हमने 9th में पढ़ा होता है। जाइलम फ्लोएम होते हैं तो जाइलम क्या कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेने का क्या तरीका होता है ये देखेंगे अब हम। देखो जो लीफ होती है ना, उसके सरफेस पे बहुत सारे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। लीफ है अगर कोई, तो लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जो हमें दिखते नहीं है, ठीक है। ये टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं ना, टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स, इनका नाम होता है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड लेने में, ऑक्सीजन रिलीज करने में, ठीक है। तो अब हम इसकी कहानी पढ़ेंगे कि कैसे स्टोमेटल पोर हेल्प करते हैं प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, ऑक्सीजन एक्सपेल करने में। देखो अब मैंने बता दिया स्टोमेटा कैसा होता है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि सपोज ये हमारा कोई स्टोमेटल पोर है, ठीक है, छोटा सा पोर है, मैं बना देती हूँ ऐसा। अभी ये क्लोज्ड स्टेट के अंदर है। अगर ये क्लोज स्टेट के अंदर चिपका हुआ है, पतला सा है ना, इसकी वॉल लगभग इसके आसपास में है, तो अगर ये क्लोज है तो ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले पाएगा, ना तो CO2 अंदर जा पाएगी, ना ऑक्सीजन बाहर जा पाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसका गेट ही बंद है, ये तो चिपका हुआ सा है, पतला सा है, अभी तो क्लोज स्टेट में है। अगर इस पोर को मैं खोल देती हूँ या प्लांट खोल देता है, तो अब इसका क्या हो गया, माउथ इज नाउ ओपन, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी आ पाएगी, ऑक्सीजन बाहर भी जा पाएगी। तो हो गया गैसियस एक्सचेंज। काफी सिंपल है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि अपनी मर्जी से अपने आप को बंद खोलना नहीं करता है। इसको खोलने के लिए इसके सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं, जिसका नाम होता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल नाम में समझ में आ रहा है, गार्ड है, किसी चीज को गार्ड कर रहे हैं वो, है ना। तो देखो इनके आसपास ऐसे गार्ड सेल्स पाए जाते हैं, जो इस गेट को खोलने बंद करने की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, जो मैं अभी समझाती हूँ कैसे। ये पढ़ लिया अभी, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है। हम बना लेते हैं एक क्लोज्ड स्टेट में पाया जाने वाला सेल। पहले हम क्लोज्ड का ही पढ़ लेते हैं। चलो क्लोज्ड है ये, इसके आसपास गार्ड सेल्स है ऐसे, ठीक है। अब मान लो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आना है और ऑक्सीजन को बाहर जाना है। कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहती है अंदर, ऑक्सीजन जाना चाहती है बाहर, बट गेट तो बंद है। तो क्या होता है ना, ये जो पोर्स होते हैं ना, सॉरी जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये आसपास के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने अंदर भर लेते हैं, पानी से भर लेते हैं अपने आप को। जब इनको गेट खोलना होता है तब की बात है, ये वाटर भर लेते हैं अंदर। जैसे ही वाटर भरते हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th में कि जो सेल्स है वो स्वेल हो जाते हैं। अगर ये स्वेल होते हैं तो बाहर की तरफ स्टोमेटल पोर को खींच लेते हैं। तो ये पोर अभी कैसा है, क्लोज्ड स्टेट में है। जैसे ही पानी भर गया इस गार्ड सेल के अंदर, तो स्टेट देखो कैसा हो जाएगा, ऐसा स्वेल्ड अप हो जाएगा, ठीक है। खुल गया, बल्जिंग हो गई इसकी। बल्जिंग मीन्स बाहर की तरफ होना, ठीक है। ये रहे स्टोमेटा गार्ड सेल्स, इनके अंदर मान लो पानी भरा हुआ है अभी, ठीक है। अभी अगर इसका माउथ ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड आ भी सकती है, ऑक्सीजन जा भी सकती है। आ गई है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ये वाली अंदर आ गई, ये वाली ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर इस स्टोमेटल पोर को खुलना है, बंद होना है, तो इसका डिटर्मिनेशन ये खुद नहीं करते हैं। गार्ड सेल जो गार्ड करके रख रहे हैं ना, एक डायग्राम में बना हुआ है गार्ड सेल, ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। गार्ड सेल ही कंट्रोल करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग। गार्ड सेल में जब पानी भर जाएगा स्वेल हो जाएंगे, स्वेल होते ही ये स्टोमेटल पोर को बाहर की तरफ खींच लेंगे, माउथ ओपन हो जाएगा और गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। दिस इज द क्लोज स्टेट और ये ओपन स्टेट है। अब जब वापस क्लोज होना है इसको, अब कोई काम नहीं है, तो पानी वापस से निकल जाएगा, वापस इस स्टेट में चले जाएंगे, वापस पिचक जाएंगे,
पिचकते इनका माउथ बंद हो जाएगा स्टोमेटल पोर का, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। ये डायग्राम में भी वही चीज दी हुई है। स्टोमेटा ओपन है। स्टोमेटा ओपन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी भरा होगा तो ये ओपन हो जाएगा, माउथ ओपन है, बल्जिंग आउट है। ये क्लोज है, पानी नहीं होगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म स्टोमेटल पोर का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, कैसे हेल्प करता है स्टोमेटल पोर। अब हम नेक्स्ट क्लास में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।